अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम एरर्स, अनसर्टेनिटीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब के पीके बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को प्ले करने के बाद आपको अनसर्टेनिटी, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। एरर्स एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के हवाले से बात करते हैं तो फिर हमें बेयकीनी की जो कैफियत पैदा हो जाती है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी कहलाती है, और वही फिर जो एरर का मूजिब बनती है। यानी जैसे अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के हवाले से लेंथ की बात करता हूँ, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फर्ज करें ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ मैंने मेजर करनी है, और मैंने देखा कि एक स्केल पर जब मैं इसे इस तरह से इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो 2 पॉइंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है कुछ, और 2.4 सेंटीमीटर से ये कुछ कम है। अब मसला ये कि यहाँ पर ही बेयकीनी की जो कैफियत आई है इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और अब इस अनसर्टेनिटी को अगर हम सही तरह से यानी इस चीज़ को ना समझ पाए तो इससे गलती जो है वो पैदा हो जाती है, जिसे हम एरर कहते हैं। अब वो एरर जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। यानी वो एरर किस तरह के 3 तरह के हो सकते हैं, उनमें पहला जो हमारे पास पहली जो टाइप बन सकती है वो पर्सनल एरर बनती है जी, पर्सनल एरर। जो सेकंड टाइप बनती है हमारे पास वो हमारे पास बन जाती है जी सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। और जो लास्ट बन जाती है वो रैंडम एरर बन जाती है। अब ये 3 तरह के एरर हो सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि आखिर इन तीनों एरर्स में आपस में क्या फ़र्क है, और कैसे इसको ख़त्म इस एरर से हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है एरर को। तो सबसे पहले हम पर्सनल एरर की बात करते हैं, जो कि पर्सन से रिलेट करती है, यानी जो बंदा इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रहा होगा। जैसे फर्ज करें मैं ये बात करता हूँ कि हमारे पास अगर एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ धागा बांध दिया हमने दीवार छत के साथ, और एक दूसरे सिरे पे एक मैस बांध दिया। अब ऐसा है कि जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है बंदा, वो इसका जो प्रोसीजर है वो इसको सही तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहा। यानी जो जो बातें बताई गई थी कि आपने इन चीज़ों की एहतियात करनी, वह इनकी एहतियात नहीं करता। फर्ज करें वो जब ये रीडिंग नोट करता स्टॉप वॉच से कि कितनी देर में ये पेंडुलम इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आता है, फिर बी से सी, और फिर वापस, यानी इसी तरह से वो ए पे आएगा, इस टाइम को नोट कर रहा है। लेकिन वो साथ में इस रीडिंग के बहुत ही क्लोज है, यानी उसकी जो सांस की जो हवा है वो इस रीडिंग पर पड़ रही है, जिससे क्या होगा जी कि उसकी ये रीडिंग जो है वो सही तरह से नहीं आएगी। अब ये वो एक तो वजूहात बन सकती हैं ये रीडिंग लेने की, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम किसी लिक्विड की वॉल्यूम की बात करते हैं, एक हमारे पास एक ट्यूब है जी, ठीक है, उसमें हमने कोई लिक्विड जो है इसके अंदर डाला, और इसका वॉल्यूम हम नोट करना चाहते हैं कि कितने मिलीलीटर है। अब ऐसा है कि जब वो हम इसमें डालते हैं लिक्विड तो उसकी विस्कोसिटी की वजह से वो क्या होगा जी, इस तरह से इसमें मिनिस्कस जो है वो पैदा होगा, यानी यहाँ से वो इस तरह से और इधर से इस तरह से हमें ऊंचा दिखाई देगा। अब ये मिनिस्कस जो बन रहा है, फर्ज करें ये रीडिंग यहाँ पर आ रही है 29 मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पे आ रही है 30 मिलीलीटर,
और इधर आ रही है जी 28 मिलीलीटर। अब अगर वो पर्सन जो है जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो अपनी आय को बिल्कुल एग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट जो है उस रीडिंग के सामने नहीं अगर रखता, ठीक है, अगर सामने नहीं रखता तो क्या होगा कि वो मिनिस्कस, एक तो लोअर मिनिस्कस के सामने उसने रीडिंग लेनी है, ठीक है, अपर को लेगा तो वो ज्यादा शो होगी, और फिर उसको बिल्कुल रीडिंग को अपनी आय के सामने रखते हुए रीडिंग लेगा, यानी इसकी जो प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं वो अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो ये जो एरर राइज होगा वो, इससे हम कहते हैं कि ये एरर जो है ये पर्सनल एरर है, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी शुरू में। अब इसमें और भी वजूहात हो सकती हैं। अब इस तरह के एरर्स जो अराइज होते हैं वो पर्सनल एरर्स में आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और टाइप आती है जी एरर की। चलिए इधर ही स्पेस अगर होगा तो इधर ही बना लेते हैं जी इसे। अब है जी सिस्टमेटिक एरर, यानी हम जिस सिस्टम से वैल्यूज को निकाल रहे हैं उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, फर्ज करें वो सिस्टम जो है वो पहले से ही एरर शो कर रहे हैं। जैसे एक अगर मैं एक वेट मेजर करने वाली जो मशीन होती है जिस जो कि बेसिकली मैस मेजर कर रही होती है, लेकिन उस पे हम जब खड़े होते हैं इस तरह से यहाँ पर रीडिंग आ रही होती है, ठीक है, केजीज के हवाले से फर्ज करें 70 kg किसी का मैस आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि अभी हम इस पे खड़े नहीं हुए और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो 2 kg या 5 kg मैस शो हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें एरर है। अब ये एरर जो है बेसिकली ये एरर, इसको हम कहते हैं ये सिस्टमेटिक एरर, और ये चूंकि ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो एरर है, यानी जीरो एरर है, ठीक है, इसे जीरो एरर का नाम दिया जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर है। और इसको जो भी हम जब इस पे खड़े होंगे, फर्ज करें अब हम इस पे खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो अब इस पे वजन आता है वो 72 kg आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो असल जो मैस है वो 70 kg है, ठीक है, जबकि जो इसमें 2 kg था वो इसका एरर था। फिर इसी तरह अगर फर्ज करें हम अभी इस पे खड़े नहीं हुए हैं, ठीक है, और इस पे जो यानी हम कोई चीज रखते हैं, फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसका मैस 2 kg और ये इस पे अब 0 kg शो करता है, यानी ये शो कर रहा है कि इस पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि, और अगर फर्ज करें इसमें मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा मैस रखता हूँ, मैं 3 kg रख लेता हूँ, 3 kg मुझे पता है इसका मैथ 3 kg और यहाँ पे 1 kg शो हो रहा है, तो इसका मतलब इस दफा जो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर, यानी ये कम वैल्यू शो कर रहा है, ये नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब हम जब अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम इस वैल्यू को जो कि नेगेटिव जीरो एरर के तौर पर हमें पता चल रही है जो कितनी है जी 2 kg है, हम इसको यानी प्लस कर देंगे, ये चूंकि कम वैल्यू आ रही है, यानी हमारा जो फर्ज करें इस केस में जब हम इस पे खड़े होते हैं तो हमारा जो मैस आएगा वो शो होगा जी 68 kg, ठीक है, जबकि 2 kg इसमें एरर था जो कि नेगेटिव जीरो एरर था, तो हम हमारा जो मैस बनेगा वो कितना बनेगा जी, हम इसमें लिखेंगे 2 इसमें kg ऐड कर देंगे तो 70 kg ही आ जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह से अब इसमें और भी वजूहत हो सकती हैं सिस्टमेटिक एरर, यानी अगर हमारा डिवाइस कोई वर्नियर कैलिपर है या अगर कोई और इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जैसा स्क्रू गेज वगैरह, तो अगर उस स्क्रू गेज को आपने सही तरीके से उसका एरर नहीं चेक किया हुआ, ठीक है, तो आपके जो वैल्यू उसमें करेक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी, वो उसमें कोई ना कोई एरर रह जाएगा और जिसको हमें जो है वो इस सिस्टमेटिक एरर की वजह से, जीरो एरर की वजह से उसकी करेक्शन जो करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने देखा सिस्टमेटिक एरर तो ये भी है। फिर जैसा पर्सनल एरर की बात करें थे तो इसमें एक बात और भी ऐड हम कर सकते हैं कि पर्सनल एरर में ये भी है कि एक बंदे को ये नहीं पता कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादा मौसर है, यानी फर्ज करें एक छोटी सी बॉल है और इसका डायमीटर मालूम करना है और बंदा स्केल से इसका डायमीटर मालूम कर रहा है, तो ये उसने इन अप्रोप्रिएट डिवाइस सेलेक्ट किया है इस मेजरमेंट के लिए, जबकि इसके लिए अप्रोप्रिएट जो डिवाइस है वो स्क्रू गेज हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पर्सनल एरर है वो जो है वो पर बंदे की अपनी जो है वो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से आता है, जबकि जो सिस्टमेटिक एरर है वो बंदे की इनएक्सपीरियंस्ड इसमें वजह बन सकती है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि उसको ये नहीं पता था कि जीरो एरर लेना या नहीं लेना, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक यानी जो आपका जो सिस्टम है जो आपका डिवाइस है उसका ज्यादा रोल होता है, मेन रोल उसी का होता है। फिर इसी तरह अगर हम थर्ड जो एरर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड एरर आता है टाइप का वो रैंडम एरर आता है। अब रैंडम एरर क्या होता है जी कि आपने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उस वक्त जो टेम्परेचर था फर्ज करें उस आपने जो रीडिंग पहली ली वो 15 डिग्री सेल्सियस पे ली है, ठीक है, और जब आप सेकंड, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है, आप जब सेकंड रीडिंग लेते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो फर्ज करें 21
डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। अब क्या होगा कि आपकी रीडिंग में जो एक मामूली सा इस टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से फर्क आएगा, वो पहली आपकी जो मेजरमेंट है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन, यानी पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये पहली है जी, और ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन ये मैच नहीं करेंगी, तो इससे आपकी जो प्रिसीजन है उसमें फ़र्क पड़ेगा और जिससे फिर एक्यूरेसी पे भी फ़र्क पड़ता है, एरर अराइज हो जाता है। तो ये एक वजह। फिर इसी तरह हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें कि आप एक सर्किट में वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहे हैं, अब क्या होगा कि आप एक रीडिंग लेते हैं तो वोल्टेज थोड़े से कम थे, एक अगले में थोड़े ज़्यादा हो जाते, उससे भी आपकी जो है रीडिंग जो कि फिजिक्स के हवाले से उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी क्या होती है, क्यों ये किस तरह से ये यानी किस किन वजूहात पर ये बनती हैं, और फिर कि एरर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। मेजरमेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ ही जो यूनिट है वो दोनों होने चाहिए। अब यहाँ से यूनिट से पहचान हुई कि ये एक लेंथ को जो है वो मेजर किया गया है। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये वो डिजिट्स होते हैं जो किसी मेजरमेंट में जिनकी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी अगर मैं इस मेजरमेंट में देखूं तो ये जो 4 डिजिट्स आ रहे हैं इनको लिखने का एक मकसद है कि हमारी एक्यूरेसी को ये मजबूत कर, यानी और इसमें जो एक हम कह सकते हैं हमारा जवाब बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो इसके हवाले से जब हम देखते हैं तो इन डिजिट्स की फिर इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है मेजरमेंट में। तो हम यही बात करते हैं कि फिर एक रूल बन जाता है कि अगर डेसिमल से पहले भी ज़ीरो लिखा और उसके बाद भी ज़ीरो, तो फिर अगर उन ज़ीरोस के बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हों तो वो डिजिट्स अगर 4 हैं तो चारों, अगर 5 हैं तो पांचों वो जो है वो उनको हम सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट जो है वो डिजिट्स कहेंगे। तो ये हमारे पास जो 4, इसमें हम कहेंगे जी सिग्निफिकेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें, ये जो एक मेजरमेंट है टाइम की है, सेकंड से हमने इसको पहचाना। अब इसमें जो ये मेजरमेंट है ये भी बिल्कुल इसी तरह, और इसमें एक ही हमारे पास जो है वो क्या है जी सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये यानी यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि ये सेकंड के 10th पार्ट, 100th पार्ट और ये 1000th पार्ट को जाके जो है वो मेजर कर रहा है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इस मेजरमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि इसमें फिर हमारे पास क्या है जी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो 786 ग्राम्स, अब ये ग्राम से पहचान हुई कि ये केजी है, या सॉरी ये एक मैस है जिसके एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने जो है वो क्या पढ़े थे जी केजी पढ़े थे। और दूसरी बात ये कि 786 है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो तीनों ही डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, यानी इन तीनों की इंपॉर्टेंस है। नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसके बाद अगर हम इसको देखें तो अब यहाँ पर 4 5 चलें, ये दो तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये जो जीरो लिखा हुआ है, अब मैथमेटिकली हम ये बात जानते हैं कि 450 और यानी 450.00 लिखा हो, ठीक है, या फिर 450 लिखा हो, तो ये एक ही बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये जो हमने डेसिमल पुट किया है यहाँ पर, इसको लिखने का ये मकसद है कि ये जो 3 डिजिट हैं ये हमारी मेजरमेंट के लाजमी हिस्से हैं। यानी हम हमारी जो मेजरमेंट है वो कुछ ऐसी भी हो सकती है कि बाजुकात उसकी वैल्यू 451 आ जाए, इसलिए इस तीसरे डिजिट को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो इसलिए ये तीनों ही शामिल होते हैं इस तरह। तो फिर हम यूं कहेंगे कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो 3 है। लेकिन साथ ही एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो हमने समझनी है कि अगर ऐसा होता कि 450 होता और आगे पॉइंट ना लिखा होता, डेसिमल ना लिखा होता, तो यहाँ पर फिर ये एज्यूम किया जाता है कि जो 2 डिजिट्स हैं यही इंपॉर्टेंट है, यानी यही सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और जो थर्ड है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन अब उसमें ये भी बात हो सकती है कि उसके साथ अगर एक इंडिकेशन दे दी जाए, उसके नीचे बार लगा दी जाए या ऊपर एक बार लगा दी जाए, तो उसका फिर ये मतलब लिया जाएगा कि अब जो है इसमें ये 450.0 ही लिखा हुआ और अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये हमारे पास कुछ और मेजरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, जैसे ये सेंटीमीटर से लेंथी की जो है वो मेजरमेंट। अब सेंटी इसका जो है वो एक प्रीफिक्स है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यूँ बात करते हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर्स का 10th पार्ट और 100th पार्ट ये दोनों इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। यानी अगर हम 48.00 लिख रहे हैं तो इसमें ये और ये 4 डिजिट्स
इम्पॉर्टेंट डिजिट्स हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि हम एक दफ़ा मेजरमेंट करें तो हमारी जो जवाब है वो 48.01 सेंटीमीटर आ जाए। तो इसमें जो ये 1 है ये इम्पोर्टेंस रखता है, जो कि फोर्थ नंबर पे डिजिट है उसका ये हिस्सा है। तो हम यूँ कहेंगे कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं जी, 4 हैं। इस तरह से यहाँ से भी हमें इसकी पहचान हुई। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं 49.07, तो सेम, अब जीरो बीच में यानी इन दो मेजरमेंट्स के बीच में आ जाए तब भी काउंटिंग में आता है, सवाए इसके कि शुरू में आ जाए, डेसिमल से शुरू में आ जाए। और वो भी वहाँ पर जो एक इंडिकेशन होती है, एक बता दिया जाता है कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या मकसद है। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी वहीं से हमें एकदम उसका अंदाज़ा हो जाता है कि कितने होने चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर ये क्योंकि मीटर में मेजर हुआ है, इसका मतलब 10th पार्ट ऑफ मीटर और फिर 100 पार्ट ऑफ मीटर तक ये मेजर करेगा। तो फिर इसका मतलब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। और लास्ट में अगर हम इसकी बात करें तो सेम जो ऊपर मैंने आपको बताया, चूंकि डेसिमल पुट नहीं किया तो इसमें मुख्तलिफ जो है आराएं रखी जाएंगी। यानी कुछ के मुताबिक ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पर होगा, कुछ के मुताबिक अगर इसमें यहाँ पे बार हो तो फिर 3 हो जाए, यहाँ पर है तो फिर 4 और यहाँ पे तो फिर 5। तो इस तरह से ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो मालूम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। यानी अगर हम चलें इन्हीं टारगेट्स के हवाले से हम देखते हैं, ये हमारे पास जैसे हमने निशाना लेना होता है। अब हमारा जो मेन टारगेट है ये रेड जो आपको यहाँ पर एक स्पॉट सा नज़र आ रहा है, ये है हमारा मेन टारगेट, ठीक है। अब जब हम हिट करते हैं, फ़र्ज करें हमने 5 जो है वो 5 दफ़ा गन से फायर किया और जो यहाँ पर इस टारगेट पे जाके हिट हुआ वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे निशान नजर आ रहे हैं, एक तो एक दूसरे के क्लोज हैं लेकिन ये टारगेट से बहुत दूर है। तो हम ये कहेंगे कि ये प्रिसीजन इसमें है। यानी प्रिसीजन इसलिए है कि ये वैल्यूज आपस में बड़ी क्लोज हैं, लेकिन इनमें एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी तब होगी जब ये टारगेट पे हिट करेंगी। अगर हम इस सेकंड स्नैप में आ जाएं, इस वाले टारगेट को देखें, अब यहाँ पर भी एक कोई बी पर्सन था, इसने जो है वो गन से फायर किया और निशाना लिया। और अब जो इसका जो टारगेट था वो आप देख सकते हैं कि ये जो मेन टारगेट है उसके करीब करीब है, ठीक है। लेकिन इसकी निस्बत अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो हाई है, ठीक है। लेकिन प्रिसीजन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो उसने टारगेट किया या जो उसने हिट किया वो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पर, यानी उनमें आपस में फर्क है, इसके निस्बत काफी फर्क है। तो हम ये कहेंगे कि इधर लो प्रिसीजन है। इसी तरह अगर हम इस थर्ड वाले पर्सन सी को देखें तो इस पर्सन ने जो यानी हिट किया, एक तो बिल्कुल उस टारगेट पे किया, यानी जो एक्चुअल वैल्यू हम कह सकते हैं, एक्चुअल जो हमारा जो टारगेट था वहीं पर हिट किया। और दूसरी बात कि इसमें जो प्रिसीजन है वो भी बहुत ज्यादा है। यानी अगर इन तीनों का आपस में मुवाजना किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी भी सी पर्सन में आई, इसके इसके निशाने में आई, और जो प्रिसीजन है वो भी इसी में आया। लेकिन जो सेकंड नंबर पे बी कैटेगरी में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, देख सकते हैं आप इनमें अब फर्क आपको वाजे नजर आ रहा है कि क्या प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क हो सकता है। अब हम इसी तरह से एक और यहाँ पर प्रॉब्लम से इस बात को समझते हैं। मैं यूं कहता हूँ कि एक पर्सन है जी, कोई एक पर्सन है जो कि जिसकी एज मैं आपको बता देता हूँ जी, उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। अब आप जानते हैं लेकिन जो बाकी पर्सन हैं वो नहीं जानते। यहाँ पर कोई बी पर्सन, कोई सी पर्सन, कोई डी पर्सन और कोई ई पर्सन खड़े हैं। अब इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस बंदे की एज क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन कहता है कि ये इस बंदे की एज जो है वो 28 ईयर्स है, ठीक है। उसको ऐसे महसूस होता है कि इसकी एज 28 ईयर होगी। अब एक और पर्सन है वो कहता है इसकी एज जो है वो 31 ईयर है, ठीक है। और एक और पर्सन कहता है कि इस पर्सन की जो एज है डी, ये कहता है कि इसकी एज 30 ईयर्स है, ठीक है। और एक और पर्सन है वो ये कहता है कि इसकी एज जो है वो 29.5 ईयर्स है, ठीक है। अब आप देखेंगे इनमें जो प्रिसीजन है वो काफी ज्यादा, यानी जो उन्होंने जो अस्यूम किया कि इसकी एज हो सकती है वो काफी हद तक मिलती जुलती है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी के हवाले से देखा जाए तो एक्यूरेसी सिर्फ एक पर्सन जो है उसने यहाँ पर शो की है, यानी 30, जो कि बिल्कुल इसके क्लोज है, बाकी जो है वो इससे दूर दूर है। तो एक्यूरेसी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू के जो वैल्यूज करीब होगी वो एक्यूरेट होगी। और प्रिसीजन जो आता है वो ऑब्जर्वेशंस में आता है कि आप बार बार एक एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं और पता चलता है कि आपकी अपनी वैल्यूज जो है वो आपस में क्लोज है, यानी उनमें वेरिएशन कम है। तो वो जो वेरिएशन कम है
वो प्रिसीजन है। अब वो एक्यूरेसी से दूर भी हो सकती है, जैसे ऊपर हमने स्नैप में देखा कि ये वैल्यूज जो है वो मोर प्रिसाइज थी, लेकिन ये लो एक्यूरेट है, यानी इनमें एक्यूरेसी कम है। लेकिन ये देखें तो इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है और प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से फिर हम जब आम लाइफ की बात करते हैं या जब हम ये बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, तो वहाँ भी बिल्कुल यही कंसेप्ट आता है कि हम एक्चुअल वैल्यू को और प्रैक्टिकल वैल्यू को देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं तो प्रिसीजन है उनमें, और अगर वो एक्चुअल वैल्यू के भी करीब हो जाए, यानी जो कि उस एक्सपेरिमेंट की होनी चाहिए, तो फिर वो उसमें जो एक्यूरेसी भी आ जाती है।